हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज बाय शीला अहलावत। तो आज की इस वीडियो में हम मैराथन करने वाले हैं कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लर्नर्स तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये आज की वीडियो जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्या क्या इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो ये मैराथन है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कौन सा पार्ट, सेकंड। इससे पहले मैंने एक जो पार्ट है वो अपलोड कर दिया है प्रोडक्शन फंक्शन तक, आइसो क्वांट तक। उसके आगे का जो पार्ट है वो इस वीडियो में मैं कवर करवाऊंगी। यदि कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो थर्ड वीडियो है कुछ बचे हुए टॉपिक उसके अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो इससे पहले वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर होगा आपका, ये इम्पोर्टेंट रहेगी आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स, केवीएस, एनवीएस या अदर स्टेट एग्जाम जहां पर इकोनॉमिक्स आती है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक आएंगे वो इन जो जितनी भी वीडियो इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की आएंगी यहाँ पर आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आप सभी जानते हो कि इससे हर बार क्वेश्चन आता है और आता ही रहेगा। फिर है CES, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है जिसको CES आप बोलते हो। फिर उसके बाद टेक्निकल प्रोग्रेस, वैसे जो टेक्निकल प्रोग्रेस वाला ये क्वेश्चन है ये आप ग्रोथ में कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको यहीं पर करवा दिया। प्रोडक्शन फंक्शन, एम्बोडिड और डिसएम्बोडिड टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है उसके बारे में जानोगे। कोस्ट के जितने भी टॉपिक हैं उनको करोगे। मार्केट जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करोगे। देखिए देखने में छोटे छोटे टॉपिक आपको नज़र आ रहे होंगे कि एक छोटी सी स्लाइड पर इनको कवर कर लिया गया, लेकिन ये अगर इसको अब आप यहाँ पर करोगे तो देखना कि ये कितना लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी ज़्यादा है, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर चीज़ आपको जो भी करवाती हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाती हूँ और आपको श्योरिटी देती हूँ कि यहाँ से अगर आप इनको कवर करते हो इन वीडियो से तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है जो भी आप एग्जाम दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है। अब देखिए जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये क्या दिखाता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। ये दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बाय इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि किसके बीच में, ये फंक्शनल रिलेशन दिखाता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये ध्यान रखिए, ये फंक्शनल रिलेशन दिखाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। देखिए जो भी आप इनपुट यूज करोगे उससे कितना आउटपुट निकल कर आएगा। इसको ओरिजिनली जो प्रपोज्ड किया था कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को, वो किया था कॉन्ट विक्सल ने। कॉन्ट विक्सल कब किया था, 1851 1926। ये एस्टिमेटिंग क्या काम करेगा, ये ही एस्टिमेटिंग दिस प्रोडक्शन फंक्शन बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैटिकली टेस्टेड बाय चार्ल्स कोब एंड पॉल डगलस। तो वो कह रहे हैं कि इसको स्टैटिकली जो टेस्ट किया वो चार्ल्स, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, चार्ल्स कोब और पॉल डगलस ने। कब, 1928 में।
देखिए ये तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि सबसे पहले इसको प्रपोज, यानी कि ओरिजिनली जो ये फंक्शन आप देखोगे जो भी निकल कर आएगा वो किसने प्रपोज किया था, वो कॉन्ट विक्सल ने 1851 में। लेकिन इसको स्टैटिकली जो टेस्टेड किया वो चार्ल्स कोब ने और पॉल डगल्स ने 1928 में। ये दे पब्लिश स्टडी ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। आप ये देखिए कि ये जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये किसकी, कौन सी इकोनॉमी है जिसके ऊपर बेस्ड है, तो ये अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, अमेरिका की। तो देखिए यूएस की इकोनॉमी को स्टडी किया, यूएस की इकोनॉमी के स्टडी में क्या किया, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं उनको यहाँ पर स्टडी किया गया, उनके बारे में। तो चलिए आगे इसके बारे में हम जानते हैं। इट इज़ इम्पीरियल प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले लेबर की बात हम करते, लेबर की जो हिस्सेदारी 100% होता ना, तो लेबर जो इनपुट के रूप में हम यूज करते हैं वो लगभग 75% के अराउंड होता है। फिर बचता है आपका कैपिटल, उसका यूज होता है लगभग 25%। ये ध्यान रखोगे। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसा है, लीनियर होमोजीनियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ओरिजिनली आप इसको देखोगे ना तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलते हैं। लीनियर होमोजीनियस का ये मतलब होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि जब जितने आप फैक्टर को, अगर जो फैक्टर्स आप उनको अगर डबल करते हो तो जो आपका आउटपुट है ना वो भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लिया जाए कि 2 से अगर आपने 4 किए तो आपका मान लिया जाए कि 2 था तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो जितना आप फैक्टर को इंक्रीज करते हो उसी के आधार पर जो है आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है उतने से ही। ये आप समझ गए होंगे। अब उसके आगे चलिए, जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओरिजिनली तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को दिखाता था, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में भी इसका यूज करते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में भी इसका यूज करते हैं। तो देखिए पहले हम आपको थोड़ा सा डिफाइन कर लेती हूँ कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट जो है ना आपका वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। जैसे कि ये आपका आइसो क्वांट है, यहाँ पर ये 50 है, 50 से कितना हो जाए आपका 100 हो जाए। मान लेते कि इसको क्या बोलेंगे कि जितने आपने फैक्टर का यूज किया, मान लिया जाए कि ये आपने इतना लेबर यूज करते थे, इतना कैपिटल, लेबर और कैपिटल को इतना आपने कैपिटल को बढ़ाया और इतना ही यहाँ पर लेबर का यूज होना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, ये कहलाएगा आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जब आप बात करते हो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, स्केल की जब बात आती है तो लॉन्ग रन की बात कर रहे होते हो। इसका मतलब है कि आपका आउटपुट 50 है, 50 से मान लेते हैं कि ये 120 हो जाए, यानी कि डबल से जब ज़्यादा होगा तो आपका इंक्रीजिंग होगा, जब डबल होगा तो कांस्टेंट होगा। उसके बाद देखिए जब आप बात करते हो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की, मान लिया जाए कि 50 है या आइसो क्वांट आपका, और 50 से मान लिया जाए कि आपका 90 हो जाए, तो डबल से जब कम बढ़ता है तो वो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। अब उसके बाद देखिए जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसका जो एक तरीके से इक्वेशन किस तरीके की है, इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे। देखिए ये है आउटपुट, अभी देखा ना फंक्शनल रिलेशन है, ये है ए, ये है एल, और ये है यहाँ पर अल्फा, और ये है के बीटा। और कई जगह आपने ऐसे लिखा मिला होगा इस तरीके से कि ए एल अल्फा, और यहाँ पर फिर आपने देखा कि के 1 माइनस अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा लिखो या फिर बीटा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है किसके अकॉर्डिंग, कोब डगलस के अकॉर्डिंग। तो क्यू जो है ये आपके टोटल प्रोडक्शन को दिखाता है, जो क्यू है वो आपके टोटल प्रोडक्शन को दिखाता है, टोटल। उसके बाद जो एल है ये एक तरीके से लेबर इनपुट है, ये लेबर इनपुट है, और ये कैपिटल इनपुट है, ये आपका कैपिटल इनपुट है।
ए जो है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता हिंदी में। अल्फा और बीटा वो आउटपुट इलास्टिसिटी है ऑफ लेबर एंड कैपिटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये आउटपुट की इलास्टिसिटी है, किसकी रिस्पेक्ट में, लेबर और कैपिटल की। तो अल्फा और जो बीटा है वो क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी। ये ध्यान रखिएगा, और इसको कई बार आप टेक्निकल प्रोग्रेस के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं। एक तो यही आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका प्रेडिक्शन फंक्शन है। इसको एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये अल्फा और बीटा क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आगे जो क्वेश्चन आता है एक तो यहीं से आ जाता है, जो मैंने आपको बताया कि जो कोब डगलस प्रोडक्शन है वो किसने दिया, कोब डगलस ने 1928 में। किस इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। कैश फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में दिखा, ये फंक्शनल रिलेशन दिखा था इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है, कि इनपुट का यूज करके हम कितना आउटपुट लेकर चलते हैं। यदि डबल यानी कि मान लिया जाए कि 50 से 100 हो जाता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। यदि 50 का कोई मतलब नहीं है कि डबल होता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। यदि वो डबल से ज़्यादा इंक्रीज होता है, देखिए डबल से ज़्यादा इंक्रीज होने का मेरा मतलब क्या है, ये समझिए आप। मेरा ये मतलब है यहाँ पर डबल का कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का ये मतलब है कि जो फैक्टर का यूज करते, फैक्टर कौन कौन से, लेबर और कैपिटल, इनका जब आप यूज करते हो तो इनका यूज करने से यदि आपका आउटपुट पहले 2 था फिर 4 हो जाए तो ये क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यदि इन ही का उतना ही यूज करने से आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाए, मान लेते कि आपने जो फैक्टर है वो किए 2 से 4, अब आपका आउटपुट जो है वो पहले 2 था, ठीक है ना। तो 2 से आपका मान लिया जाए कि 6 हो जाए या 5 हो जाए, तो डबल से ज़्यादा हो गया ना, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद अगर आप देखोगे यदि हमने लेबर और कैपिटल का यूज किया, ठीक है ना, जितना यूज किया, जितना पहले यूज करते थे, आउटपुट हमारा मान लेते हैं कि पहले से कम हुआ, तो इसको यानी कि मान लिया जाए कि डबल से 2 से 5 हुआ था ना, और यहाँ पर मान ले कि 2 से 3 हुआ, इंक्रीज तो हुआ लेकिन घटती दर से, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब नहीं, आपने प्रोडक्शन फंक्शन भी देख लिया। अब देखिए एक ये क्वेश्चन पूछता है, जब अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू 1 होता है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दूसरा, यदि अल्फा की जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, ये अल्फा है प्लस बीटा है, यदि ये ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से ज़्यादा निकल कर आती है, तो ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यदि अल्फा प्लस बीटा को हम जोड़ें और ये 1 से कम आए तो ये होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए क्वेश्चन में वो किस तरीके से पूछेगा, एक तो यही पूछ लेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन सा है, उसके बाद वो इस तरीके से पूछता आपको कि आपको ये इक्वेशन दे देगा, ए एल अल्फ़ा दे देगा और के बीटा दे देगा। अल्फ़ा और बीटा मैंने क्या बताया कि आउटपुट इलास्टिसिटी है, किसके, लेबर एंड कैपिटल के रिस्पेक्ट में। ये लेबर की आउटपुट इलास्टिसिटी है और ये है कैपिटल की जो कि बीटा है। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू वो दे सकता है कि अल्फ़ा जो है ये एल यहाँ पर आप लिखोगे ये 3/4 है, और जो के है ये मान ले कि 1/4 है। तो सिर्फ आपने ये पूछता नीचे कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करोगे 3/4 प्लस में क्या कर दोगे 1/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3/4, ये आ जाएगा आपका 4/4, तो कितना होगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 आ तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। यदि 1 से मान लिया जाए कि ज़्यादा आता 1.5 आता तो ये इंक्रीजिंग हो जाता। ये मान लिया जाए कि 1 से कम आता 0.8 आता, ठीक है, 0.9 आता, तो ये क्या हो जाता है डिक्रीजिंग हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इसकी प्रॉपर्टीज है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मैंने आपको बताया कि जितना आप फैक्टर को बढ़ाओगे उतने से ही आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये होता है।
अब उसके बाद देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जो टोटल प्रोडक्शन है उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये आउटपुट होता है, ठीक है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन कैसे निकल कर आएगा, यहाँ पर हम कितना लेबर का यूज करते हैं टोटल प्रोडक्शन में। देखिए जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टीपी जो होता है, वो क्या होता है कि एवरेज प्रोडक्शन, यानी कि पर यूनिट उत्पादन इतना हुआ और इतना हमने लेबर का यूज किया, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की, तो एवरेज प्रोडक्शन को आप क्या करोगे, टोटल प्रोडक्शन को आप एल से यानी कि लेबर से डिवाइड कर दोगे। जब आप बात करते हो मार्जिनल प्रोडक्शन की, तो मार्जिनल प्रोडक्शन आप कैसे निकालोगे, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन एल। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। मैं ये क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपने निकालना कि एवरेज प्रोडक्शन कैसे, वो पूछता है क्या पेपर में कि एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या समान होते हैं, किस में कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। तो अब आप देखोगे कि एवरेज प्रोडक्शन क्या निकल कर आएगा इसका, और मार्जिनल प्रोडक्शन आपका क्या निकल कर आएगा। एवरेज प्रोडक्शन के लिए क्या फॉर्मूला, टीपी डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय कुल उत्पादन डिवाइड बाय श्रम। और मार्जिनल सीमांत उत्पादन का क्या मतलब है, जब जो कुल उत्पादन है उसमें जो चेंज हुआ है डिवाइड बाय कुल जो लेबर है या जो श्रम है उसमें जो बदलाव आया है, इसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन बोलेंगे। तो एक मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से निकलेगा। हम यही लेंगे एक तरीके से, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकाल लेते हैं एक बार। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जब लेबर निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि चेंज इन क्यू, या ये बोल सकते हो जैसे मैंने बोला ना कि चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन एल, इसको ये भी बोल सकते हो कि चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन एल। अब देखिए कि चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन एल, तो ये हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्या है जो इक्वेशन है वो क्या है कि जो आउटपुट है वो ए यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस, या फिर इसको आप बोल सकते हो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एल अल्फा के बीटा। अब हम निकाल क्या रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसकी, लेबर की। तो लेबर वाले हिस्से का ही हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो हमने देख लिया कि चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन एल है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा, ये आपका आगे आ जाएगा, अल्फ़ा आपका आगे आ जाएगा, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, अल्फ़ा ए एल, अल्फ़ा में से एक माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा के बीटा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे देखिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको कि अल्फ़ा, ये आपने लिख लिया अल्फ़ा ए, इसको आप दो पार्ट में, एक तो अल्फ़ा के साथ रख दो एल को और एक -1 के साथ रख दो, तो इसको इस तरीके से कर सकते हो अल्फ़ा और एल -1 और के बीटा, ठीक है। आगे देखिए फिर इसको आगे हम क्या कर सकते हैं कि जो ये ऊपर माइनस में है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका कि अल्फ़ा ए एल अल्फ़ा के बीटा, ये -1 जो है नीचे आकर प्लस का हो जाता है, तो प्लस का ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल क्या रख सकते हो, सिंपल आप रख सकते हो इसको एल, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा ही आ गया ना कुछ इस तरीके से, पहले वाला ही। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, इस तरीके से लिख सकते हो कि जो ये निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, ये अल्फ़ा रहेगा आपका, और ये सारा का सारा किसके बराबर है, ये वाला हिस्सा, वही फिर आउटपुट के बराबर है, तो इसका आप आउटपुट लिख सकते हो, आउटपुट डिवाइड बाय लेबर। तो ये होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर यहाँ से एवरेज प्रोडक्शन निकालना हो, एपी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो वो क्या होगी, क्यू डिवाइड बाय एल, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइड बाय लेबर। तो आप देखिए ये अलग है
और ये अलग है। जो अल्फ़ा है वो मल्टीप्लाई में हो गया है आउटपुट डिवाइड बाय लेबर के, और अल्फ़ा यहाँ पर क्या, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर कि जो उत्पादन है उसकी लोच, यानी कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, लेबर की लोच को दिखाता है उत्पादन में, या इसको इंग्लिश में सही रहेगा कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को दिखाता है अल्फ़ा, और जो बीटा है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल को शो करता है। तो देखिए डिफरेंस है ना, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। तो इसको आप एक तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर करवा दिया आप भूल जाओगे, नहीं, ये सारे की सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चलोगे, चाहे डेरिवेशन करो या ना करो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये एक तरीके से एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को निकाले, वही प्रोसीजर रहेगा कि कैपिटल का जो क्या था कि ए एल अल्फ़ा के बीटा। अब हम क्या करेंगे, बीटा को आगे ले आएंगे, ऐसे ही बीटा में से 1 माइनस हो जाएगा, तो लास्ट में जो निकल कर आएगा वो इस तरीके से निकल कर आएगा, ये बीटा, यानी कि बीटा क्या है यहाँ पर आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, और क्यू डिवाइड बाय एल, ठीक। और यहाँ पर अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी आपकी, सिंपल क्यू बाय, सॉरी यहाँ पर के आएगा, ठीक है ना, ये के हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर एल था ना, तो यहाँ पर हम कैपिटल की निकाल रहे हैं तो क्यू बाई के आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्यू बाई के आ जाएगा। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगी, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगी। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या इसको MRS लिख सकते हो, MRS। मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है, किसमें, लेबर और कैपिटल में। सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसमें, लेबर और कैपिटल में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो अभी आपने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या निकल कर आई थी, वो निकल कर आई थी आपकी अल्फ़ा क्यू डिवाइड बाय एल, ये कुछ थी ना, और जो लेबर की निकल कर आई थी वो क्या थी, वो थी आपकी यहाँ पर बीटा था क्यू बाय के, यही ऐसा कुछ निकल कर आया था। अब फिर आप इसको करोगे इस तरीके से कि अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा क्यू बाय एल, ये अगर ऊपर इसको लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, के बाय क्यू हो जाएगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या निकल कर आएगा, जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है लेबर और कैपिटल में, अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा, और क्या आ जाएगी इनटू में के बाय एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर लेबर और कैपिटल, जो कि इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या निकल कर आई आपकी, ये निकल कर आ गई। आगे हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, लोच होता है, और सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, प्रतिस्थापन करना। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, वो होती है इक्वल टू 1 किसमें, कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। तो देखिए जो ये इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या दिखाती है आपको, इनपुट रेशो और इनपुट प्राइस रेशो, इनपुट रेशो, इनपुट रेशो, और फिर है इनपुट का क्या मतलब होता है, एक होती है आगत, ठीक है ना, ये आगत है, ठीक है। आगत रेशो, आगत क्या होती है, जब लेबर और कैपिटल का जो आप यूज करोगे, जो भी संसाधनों का यूज करते हो किसी चीज़ में बनाने में, और ये इनपुट नीचे आएगा आपका इनपुट प्राइस रेशो, प्राइस की बात करोगे आप, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो,
इसका दूसरा तरीका ये है कि प्रोपोर्शनल चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो, प्रोपोर्शनल 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 चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो। यहाँ पर K/L लिखने के बजाय आप लिख दोगे सिंपल कैपिटल लेबर रेशो। नीचे लिख दोगे प्रोपोर्शनल चेंज इन MRS लेबर एंड कैपिटल, प्रोपोर्शनल चेंज इन, अभी आपने देख लिया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेबर और कैपिटल। ठीक है, तो ये बस ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक तरीके से जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो तो ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है, लेकिन ये पूछा गया है कि इनपुट रेशो डिवाइड बाय क्या होता है, इनपुट प्राइस रेशो। ये आप यही ध्यान रखोगे या ये ध्यान, दोनों ही ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा आपका, अभी आपने देखा ना, इनपुट रेशो लेबर और कैपिटल या प्रोपोर्शनल चेंज इन कैपिटल लेबर, प्रोपोर्शनल चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो। ये आपका चेंज है यहाँ पर, ये इसको आप D से दिखा सकते हो या डेल से दिखा सकते हो। K/L ये कैपिटल लेबर रेशो, अभी आपने ये देखा था ना, कैपिटल लेबर रेशो ऊपर था, डिवाइड बाय खाली कैपिटल लेबर, प्रोपोर्शनल चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो। इनिशियल ये है, चेंज होने के बाद ये है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि आउटपुट हमारा ये है और Q1 माइनस Q, या फिर ऐसे करते हो चेंज इन Q डिवाइड बाय Q। इनिशियल ये है और चेंज होने के बाद ये है। उसी प्रकार से इनिशियल आपका कैपिटल लेबर रेशो K/L है और चेंज होने के बाद ये चीज़ दिखाता है। डिवाइड बाय हमें करना है, अभी देखा था कि इनपुट प्राइस रेशो या प्रोपोर्शनल चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसमें, लेबर यानी कि श्रम और पूंजी में। उसको किस तरीके से लिखोगे, ये रहा MRS लेबर और कैपिटल, यानी कि जो चेंज होने के बाद, चेंज होने से पहले भी तो कुछ होगा, MRS लेबर एंड कैपिटल, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप जानते हो कि लेबर और कैपिटल का अभी आपने फॉर्मूला निकाला था, वो फॉर्मूला बस यहाँ पर पुट करना। उस फॉर्मूले को पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, चेंज लिखोगे बस, इसकी जगह इसको इस तरीके से कर सकते, और यहाँ पर डाल दो कि इस ES को, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को सिग्मा से दिखा दोगे। यहाँ पर लिख दोगे आप D K/L और डैश डिवाइड बाय K/L, नीचे वही D रहेगा, इसकी जगह अब आपने इसकी वैल्यू निकाल देनी है। अभी आपने लिखा था क्या था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जो उसका फॉर्मूला बाद में निकल कर आया था। फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, यह आया था कि अल्फा डिवाइड बाय बीटा इंटू में कैपिटल डिवाइड बाय लेबर। सिर्फ इसको यहाँ पर डाल देना है कि अल्फा डिवाइड बाय बीटा इंटू में अल्फा डिवाइड बाय बीटा इंटू में K/L, ये चेंज के साथ होगा। और नीचे आपको बिना चेंज के साथ लिखना कि अल्फा डिवाइड बाय बीटा और इंटू में K/L, इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। अब उसके बाद देखिए, अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो ये सारा का सारा एक दूसरे से कट जाएगा। कटने पर आप देखोगे कि K/L से K/L कट जाएगा। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है आपने, पहले तो एक सेकंड रुके, इसको मैं ढंग से एक बार लिख देती हूँ। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये D होगा और ये आपका कैपिटल डिवाइड बाय लेबर, और नीचे क्या था आपका, खाली कैपिटल डिवाइड बाय लेबर। नीचे वाले को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा
अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा, कैपिटल डिवाइड बाय लेबर, चेंज वाला नीचे चला जाएगा कि ये डी अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा और इनटू में कैपिटल डिवाइड बाय लेबर। इसको अगर आप काटते हो तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 1। इसको एक बार आप देख लीजिए काट कर किस तरीके से इसको कट किया जाएगा। के बाई एल से के बाई एल कैंसिल हो जाएगा, इस के बाई एल से ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारा एक दूसरे से कट हो जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा 1 के। इसलिए बोलते हैं कि कोफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या आते हैं, इक्वल टू 1। ये इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो इम्पोर्टेंट था कि ये कि इनपुट, मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर क्या है, एक तरीके से इनपुट रेशो है, नीचे इनपुट प्राइस रेशो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका वो हो गया आपका कंप्लीट में आपने क्या क्या देखना है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है उसके बारे में आपने जानना है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे निकलेगी, ऐसे ही फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये सारी चीज़ें, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर आप देखोगे कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, ये चीज़ें यहाँ पर देखोगे। इसका ओरिजिनल जो एक तरीके से जो इक्वेशन है वो क्या है कि आउटपुट जो है ए एल अल्फ़ा और इनटू में के बीटा, या फिर कई बार मैंने आपको बताया कि वो इस तरीके से आ सकता है ए एल अल्फ़ा के 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपको किस किस तरीके से वो पूछ लेगा, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, या फिर वो आपसे ये पूछेगा कि इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है, इसकी वैल्यू दे देगा, तो आपको ये निकालना पूछ लेगा, ठीक है, या फिर इनकी वैल्यू दे देगा। तो किसी भी तरीके से वो वैल्यू में पुट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से ये क्वेश्चन आने चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं CES, कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। CES के बारे में हम जानते हैं। CES कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। CES जो प्रोडक्शन फंक्शन है गिवन बाय RN सोलो, इसको RN सोलो ने, ठीक है, दिया था, वही है सोलो, ये जो कि ग्रोथ में आप मॉडल पढ़ते हो। इसको पॉपुलराइज्ड किया है एरो ने, चेनेरी ने क्या दिया, 2 गैप मॉडल भी दिया है ना, तो ये भी ध्यान रखोगे, और मिनहांस ने। इन सब ने इस मॉडल को दिया है, इसलिए इस मॉडल को हम जानते हैं SMAC मॉडल। तो ये ध्यान रखना है, पूछा गया CES मॉडल किन किन ने दिया है। तो एरो, चेनरी, मिनहांस एंड सोलो रोट बुक, इन्होंने एक बुक लिखी कैपिटल लेबर सब्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उसमें इसको दिया जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखी, एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था, बुक का नाम ये था कि कैपिटल लेबर सब्स्टिट्यूशन, कैपिटल लेबर सब्स्टिट्यूशन, कैपिटल लेबर सब्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये इसकी बुक थी जिसमें इन्होंने CES को दिया। अब देखिए, जिस तरीके से उसकी एक इक्वेशन थी, इसके भी एक इक्वेशन है। इसको इस तरीके से लिखेंगे हम कि QA L माइनस बीटा प्लस में 1 माइनस अल्फ़ा और K माइनस बीटा और -1 डिवाइड बाई बीटा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तरीके से ये दिखाया गया है कि आउटपुट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ये A है, A को हम क्या बोलेंगे, Q जो है वो आपका टोटल प्रोडक्शन है,
ये आपका टोटल प्रोडक्शन है। ऐसे ये पूछता है कि ये ए क्या है, क्यू क्या है, इस तरीके से। जो एल एंड के है, इनपुट, लेबर एंड कैपिटल है। इनपुट्स हैं लेबर और कैपिटल, यानी कि एल और के ये क्या है, एक तरीके से इनपुट है, इनपुट लिए गए हैं, इनपुट्स की तरह यूज किए गए हैं। एल क्या, लेबर है, और के क्या है, कैपिटल है। ए अल्फ़ा बीटा पैरामीटर है, इसमें ये ए, ये अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना। ए अल्फ़ा बीटा ये तीन इसके अंदर क्या है, इसके पैरामीटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कितने पैरामीटर हैं, वो ए अल्फ़ा और बीटा। इसके अंदर जो है तीन वेरिएबल्स भी हैं, तीन वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स कौन कौन से, आउटपुट, लेबर और कैपिटल, और तीन ही पैरामीटर हैं इसके, ए अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट होती है, बस ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल टू 1 हो, ठीक है ना। ये 1 कंपलसरी नहीं है जैसे वहाँ पर होता था, अभी बताऊँगी ये क्या क्या हो सकती है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए आप, इसके बाद आप एक बार देखिए जो इम्पोर्टेंट, आपने पैरामीटर भी देख लिया, वेरिएबल भी देख लिया, क्यों क्या होता है, एल और क्या है, एल और के क्या है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ए क्या है। ए जो है, ए ये जो है, ये आपका क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपको एफिशिएंसी पैरामीटर है। ये पूछा गया कि ए क्या है, एफिशिएंसी पैरामीटर है, एफिशिएंसी पैरामीटर। उसके बाद देखिए ये रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को ये शो करता है। द एफिशिएंसी पैरामीटर ए लीड टू ए शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो ए है इससे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपका क्या करता है, जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन वो शिफ्ट कर जाता है ना, बस यही बात है। अल्फ़ा इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। जो अल्फ़ा है यहाँ पर, ये जो अल्फ़ा है ये डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, भूलना नहीं है इनको। यह कैपिटल इंटेंसिटी है, ठीक है, क्योंकि देखो एक कैपिटल इंटेंसिटी है, और कैपिटल इंटेंसिटी फैक्टर कोएफिशिएंट कंसर्न विद द रिलेटिव फैक्टर शेयर इन दिस टोटल आउटपुट। तो आपने देख लिया कि अल्फ़ा क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली। अब उसके आगे चलिए, देखिए अभी आपने ये देखा कि जो CES है उसका प्रोडक्शन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या है, क्यू ए एल बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा के माइनस बीटा, और इसकी सारे की पावर क्या, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई बीटा। कई जगह बीटा की जगह ना आपको थीटा भी लिखा मिलेगा, ठीक। तो हम बात करते हैं इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ये रहा, इसको हम दिखाते हैं इस तरीके से सिग्मा से, और 1 अपॉन में 1 प्लस या बीटा लिखो या थीटा लिखो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो देखिए इसकी जब वैल्यू निकालोगे, यदि 1 अपॉन में थीटा की जगह या बीटा की जगह 1 प्लस में अगर इन्फिनिटी है तो ये आएगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या आ जाएगी, 0। यदि 1 अपॉन में, ठीक है, ये क्या आ जाए आपकी 1 माइनस 1 आ जाए, तो ये एक में से एक गया तो क्या आएगी, 0। एक बटे अगर 0 करते तो इन्फिनिटी आ जाएगी, तो 0 से इन्फिनिटी तक ये लाई करती है। तो वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या निकल कर आएगी। तो इसके आधार पर आप इसको
निकाल सकते हो। अब उसके बाद हम देखते हैं, तो इसलिए क्या हो गया कि जो बीटा है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना, इन्फिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ ओनली ए जो है एफिशिएंट पैरामीटर है यहाँ पर, दैट शिफ्ट इन द प्रोडक्शन फंक्शन। एक क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निकल प्रोग्रेस एंड प्रोडक्शन फंक्शन। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वैसे ही ग्रोथ में है, लेकिन ये इसी से मिलता जुलता टॉपिक था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको करवा दिया। अभी आप देख कर आए हो कि आउटपुट जो है वो लेबर और कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये इनपुट है लेबर और कैपिटल। उसके बाद देखिए, हिक्स और हेरड की हम टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। किसकी? हिक्स की और हेरड की। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हिक्स ने 3 तरीके की टेक्निकल प्रोग्रेस की बात की, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, कैपिटल सेविंग, लेबर सेविंग। आप न्यूट्रल की जब बात करते हो तो इसका हिंदी मतलब होता है तटस्थ। कैपिटल सेविंग यानी कि कैपिटल बचाने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, लेबर का यूज करोगे, यानी कि इसको लेबर यूजिंग बोल सकते हो। या आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, लेबर ऑगमेंटिंग, ठीक है ना। तो लेबर सेविंग, सॉरी, कैपिटल सेविंग का मतलब है जब आप कैपिटल को सेव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लेबर का ज़्यादा यूज कर रहे हो, तो इसलिए इसको लेबर ऑगमेंटिंग, ठीक है ना, कि लेबर की तरफ झुकी हुई क्या बोलते हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस बोलते हैं। ये क्या था, ए क्या था, टेक्निकल प्रोग्रेस था ना, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो कहें 3 तरीके की हो सकती है, ये न्यूट्रल हो सकती है, ये कैपिटल सेविंग हो सकती है, लेबर सेविंग हो सकते हैं। जब लेबर सेविंग की बात करते हैं तो इसका मतलब लेबर को सेव कर रहे हो तो कैपिटल यूजिंग इसको बोल सकते हो। और जैसे यहाँ पर ऑगमेंटिंग, लेबर ऑगमेंटिंग बोला ना, वैसे यहाँ पर कैपिटल ऑगमेंटिंग। ऑगमेंटिंग का मतलब है किसकी तरफ झुकी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके की टेक्निकल प्रोग्रेस की बात की है। अब ये इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आगे कि किस तरीके का क्वेश्चन इसमें से आता है। हिक्स जो है, हिक्स वो यूज करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। अभी आप पढ़ के आए हो, इसका फॉर्मूला क्या था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यदि है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, किसी की साइड झुकी हुई नहीं है, यानी कि तटस्थ है हिंदी में अगर देखोगे तो इसका मतलब जितने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ती है उतने से ही कैपिटल की बढ़ेगी, उतने से ही लेबर की बढ़ेगी। तो ये जैसे कि मान लेते हैं कि ये पहले 8 है, 8/5 है, उसके बाद ये कितना हो जाए, 8 दूनी 16 और ये 5 दूनी 10। जब इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आप इसको अगर काटोगे तो ये 8/5 ही आएगा ना। तो ये हो गया आपकी न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। उसके बाद देखिए, यदि हम बात करते हैं सेकंड लेबर शेविंग की, एक सेकेंड, दूसरी अगर हम बात करते हैं लेबर शेविंग या लेबर ऑगमेंटिंग, एक सेकेंड रुकिए, ऑगमेंटिंग, ठीक है। इसका मतलब है किसके साथ झुके हुए हैं, लेबर सेव कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप कैपिटल का ज़्यादा यूज करोगे, कैपिटल ऑगमेंटिंग। या इसको आप बोल सकते हो कि कैपिटल यूजिंग, ठीक है, ये कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो, ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, फॉर्मूला वही लेकर आइए कि MRS मार्जिनल रेट, सीमांत प्रतिस्थापन की दर लेबर और कैपिटल में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यहाँ पर अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, हमने शब्द क्या लिया है, यहाँ पर इस शब्द के ऊपर देखिए लेबर सेविंग। इसका मतलब क्या है, लेबर का कम यूज किया जाएगा, कि इसका कम यूज किया जाएगा। जब हम इसका कम यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल का ज़्यादा यूज करेंगे,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसका कम यूज, तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। इसके डिक्रीज होने से इसका इसके साथ पॉजिटिव संबंध होता है, बस ये ध्यान रखना है। इसका इसके साथ नेगेटिव संबंध होता है। जब ये डिक्रीज होगा तब भी ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तब भी इंक्रीज होगा। इसलिए ये क्या होगा, ऑल ओवर जो है, ये आपसे पूछेगा कि यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, या आपसे पूछेगा कि लेबर सेविंग ज़्यादा है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसी का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, कैपिटल यूजिंग, या हमने क्या किया था, ये लेबर सेविंग था ना, तो आगे हम करेंगे कैपिटल सेविंग। कैपिटल यूजिंग, कैपिटल सेविंग, इसको बोलेंगे लेबर ऑगमेंटिंग या लेबर यूजिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। हिक्स ने यूज किया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर और कैपिटल। ऐसे ही लिखोगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, अब जब कैपिटल का सेव कर रहे हो तो इसका मतलब इसका कम यूज करोगे आप, और लेबर का ज़्यादा ही। जिसको ज़्यादा यूज करोगे उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसका कम यूज करोगे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके ज़्यादा ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। मैंने अभी बताया कि इसका इसके साथ पॉजिटिव संबंध है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका इसके साथ नेगेटिव है, ये अगर घटता है तो ये बढ़ेगा। तो ऑल ओवर क्या होगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगी। या तो वो आपको ये वैल्यू दे दे, इनकी किसी की भी ये निकालना बोल ले, या आपसे वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता, या फिर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हिक्स है उसने किसका यूज किया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम बात करते हैं, ये थी हिक्स की। अब हम बात कर लेते हैं हेरड के बारे में कि हेरड। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या रहता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखा ना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल ये 3 जगह से एक क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान रखिएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये सारे के सारे किसके बराबर थे। अभी आपने पढ़ा था ना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल किसके बराबर है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, इसके इक्वल है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, जब आप कैपिटल यूजिंग टेक्निकल, ये दिखा रहा है आपको कैपिटल यूजिंग, कैपिटल यूजिंग, कैपिटल यूजिंग, या इसको आप बोलो लेबर सेविंग, या इसको ये बोलो कि कैपिटल ऑगमेंटिंग, कैपिटल ऑगमेंटिंग बोल रही हूँ, ठीक है, कोई भी बोलो। लेबर कैपिटल यूजिंग बोलो आप इसको, कैपिटल का ज़्यादा यूज किया जा रहा है किसके कंपेयर में, लेबर के। या फिर इसको लेबर सेविंग बोलो, या इसको कैपिटल ऑगमेंटिंग बोलो, या कैपिटल की तरफ झुकी हुई है ऐसा बोलो, एक ही बात है। तो अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। वो आपसे ये पूछता है कि अगर ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यदि बढ़ती है, कब बढ़ेगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जब बढ़ेगी जब आप कैपिटल का ज़्यादा यूज करोगे। तो कैपिटल है और ये क्या है, लेबर है, और ऐसे लिखते हैं हम कैपिटल डिवाइड बाय लेबर, कैपिटल लेबर रेशो। तो आपसे पूछेगा कि यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ती है, या कैपिटल यूजिंग लेबर सेविंग, या कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस है, तो कैपिटल लेबर रेशो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप समझे मेरी बात को, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ, यदि कैपिटल ऑगमेंटिंग यानी कि कैपिटल का ज़्यादा यूज किया जा रहा है, या फिर लेबर को सेव किया जा रहा है, या कैपिटल यूजिंग टेक्निकल प्रोग्रेस है, तो उस टाइम पर जो है कैपिटल लेबर रेशो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप बताओगे ये डिक्रीज होगा। क्यों होगा, देखिए कैपिटल नीचे है, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कैपिटल की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक सेकंड रुकिए, देखिए इनको थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ये इंक्रीज होगा,
ठीक है ना, कैपिटल इंक्रीज होगा। तो कैपिटल के इंक्रीज होने से आप ये देखिए यहाँ पर ये डिक्रीज नहीं होगा, ये यहाँ पर साइन आएगा इंक्रीज का, क्योंकि हम कैपिटल का ज़्यादा यूज करेंगे। तो आप बताओगे कि कैपिटल लेबर रेशो बढ़ेगा कब, जब कैपिटल यूजिंग टेक्निकल प्रोग्रेस होगी या कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। उसके बाद देखिए जब लेबर इंक्रीज होगा, ठीक है ना, लेबर जब इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्यों लेबर नीचे है ना। तो लेबर अगर बढ़ेगा तो कैपिटल लेबर रेशो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि इतने से ये बढ़े इतने से ये, तो कैपिटल लेबर रेशो कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो फैक्टर के प्राइस है, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल को मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या है, गिवन है। ये एक एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं हैरेड टेक्निकल प्रोग्रेस। हिक्स ने इसको 1932 में दिया था, हैरेड ने 1948 में दिया। हिक्स ने दिया था 1932 में, हैरेड ने इसको दिया था 1948 में। अब हम बात करते हैं हैरेड की टेक्निकल प्रोग्रेस। हिक्स की और हैरेड की मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाती रहूँगी। ये हिक्स की है, हिक्स, और यहाँ पर हैरेड है। हैरेड भी आप उसी तरीके से लोगे जिस तरीके से इसको लिया। टेक्निकल प्रोग्रेस है, क्या चेंज है दोनों में ये देखना। ये बात करता है MRS, लेबर एंड कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और ये इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये घटेगा या बढ़ेगा। दूसरी बात है यहाँ पर जो लेबर और कैपिटल, लेबर को क्या दिया जाता है, वेज दिए जाते, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, गिवन है, यानी कि दिए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जब हम बात करते हैं हैरेड की, तो हैरेड जो लेकर चलता है वो लेकर चलता है कैपिटल आउटपुट को। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल आउटपुट को लेकर चलता है, रेशो को लेकर चलता है। यहाँ पर जो ब्याज है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ मानकर चलता है, क्योंकि कैपिटल का यूज करता है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या है, दिया हुआ मानकर चलता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से 3 तरीके की टेक्निकल प्रोग्रेस बताओगे हैरेड में भी। आप बताओगे न्यूट्रल, तटस्थ, उसके बाद आप बताओगे कैपिटल सेविंग, और लेबर सेविंग। जब हम बात करते हैं न्यूट्रल की, जब हम बात करते हैं कैपिटल सेविंग, ये 2 इम्पोर्टेंट है। कैपिटल सेविंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लेबर का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लेबर यूजिंग या लेबर ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। जब लेबर सेविंग है तो इसका मतलब कैपिटल यूजिंग है और कैपिटल का ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस हम इसको बोलते हैं। जब बात करते हैं लेबर शेविंग की, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि लेबर को हम क्या कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, कैपिटल का ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा देखिए, जब हम कैपिटल सेविंग की बात करें, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो ये है, कैपिटल का कम यूज किया जाएगा, तो ये ऑल ओवर क्या कर जाएगा, लेबर यूजिंग हो जाएगी, टेक्निकल प्रोग्रेस और ये डिक्रीज कर जाएगा। इसके ऊपर आपने फोकस करना है। और यहाँ पर क्या रहेगा, कैपिटल आउटपुट रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इससे आगे चलते हम कि लेबर ऑगमेंटिंग, कैपिटल ऑगमेंटिंग, फैक्टर ऑगमेंटिंग किसको बोला जाता है। देखिए, ये आउटपुट ऐसे लिखा मिलेगा आपको इक्वेशन में, ये आपका जो है वो है फंक्शन है, ये एफ के ऐसे लिखा होगा, ए, ये टी है, और ये आपको एल। देखिए, अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, ये टेक्निकल प्रोग्रेस है, ये किसके साथ लगी हुई दिख रही है आपको, लेबर के साथ। तो इसका मतलब आप बताओगे कि ये लेबर ऑगमेंटिंग है या लेबर यूजिंग टेक्निकल प्रोग्रेस है, लेकिन वो मेनली आपसे यही पूछता कि लेबर ऑगमेंटिंग है। ठीक है, लेबर ऑगमेंटिंग या लेबर की तरफ झुकी हुई तकनीक। दूसरा, अगर वो आपसे ये पूछ ले, ऐसे लिखा मिले आपको, यहाँ पर एल और यहाँ पर आपको ए, यहाँ पर वही टेक्निक टी, ठीक है, और ये आपको के मिले,
तो ये देखिए ये ए किसके साथ लगाओगे, तो इसको आप बोलोगे कैपिटल ऑगमेंटिक। इन इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिले कि ऐसे और फिर हो एल और के, इसका मतलब है दोनों के साथ लगी हुई है, तो दोनों क्या फैक्टर है, तो इसको फैक्टर ऑगमेंटिंग। ठीक है, तो इस समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, बिहेवियर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट बिहेवियर में कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग। देखिए कॉस्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर कुछ होता है फैक्टर्स इनपुट और कुछ होता है नॉन फैक्टर इनपुट, दोनों से मिलाकर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जब हम इन इनपुट्स का यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की लागत भी आएगी, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। हम अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कॉस्ट के अंदर क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी को, इसका मतलब होता है सेकंड बेस्ट अल्टरनेट। क्या मतलब होता है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेट। इसका अगर आप मीनिंग समझोगे तो इसका एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिए कि व्हाट वन गेन और व्हाट वन सेक्रीफाई। जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, ये गेन है, तो उसकी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बोलते सेकंड बेस्ट अल्टरनेट। अब अगर मैं इसको हिंदी में आपको समझाऊँ तब समझिए, जब एक उत्पाद के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए जाते हैं तो किसी अन्य उत्पाद का त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, मान लिया जाए कि दो प्रोडक्ट है, कोई ए प्रोडक्ट है और कोई बी प्रोडक्ट है। जितने आपके पास ये लेबर है और ये कैपिटल है, मान लेते कि लेबर आपके पास कितनी है, 500 है, और जो कैपिटल है वो आपके पास 400 है। अगर कैपिटल इधर काम करती है 200 और लेबर काम करती है 250, ऐसे ही 200 250। अब यदि आप इसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो इन्हीं फैक्टर से तो नहीं बढ़ेगा, तो इधर से आप फैक्टर को निकाल कर कहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं सेकंड बेस्ट अल्टरनेट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जिसको हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो जो इंक्रीज हुआ है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कहलाएगी जिसको जितना हमने त्याग किया है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई हुई है, वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब देखिए अगर यहाँ से अगर आप इंक्रीज करो 200 से, मान लिया जाए कि 300 कैपिटल का यूज करना पड़े, तो यहाँ पर तो सिर्फ 100 ही रह जाएगी ना। यहाँ पर मान लेते कि 100 कम कर दें तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 150 रह जाएगा, और यहाँ पर प्लस कर दोगे 100 को तो ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से रिसोर्स को निकालना पड़ेगा। ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसके अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और जो इम्प्लिसिट, ये होती है बाहरी लागतें, ये होती है आंतरिक लागतें। जैसे कि हम क्या करें, ये वो कॉस्ट होती है जब हम इनपुट को किसी मार्केट से परचेज करते हैं, और ये वो कॉस्ट होती है जब हम खुद के जो रिसोर्स हैं उनका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लेबर को ख़रीदें तो वो हमारी बाहरी लागत होगी, लेकिन हम खुद काम करें तो वो हमारी क्या होगी, एक तरीके से इम्प्लिसिट या आंतरिक लागत होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक संक कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट को ऐसे ही मैं बता देती हूँ क्योंकि इसको भी मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया। संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमारे जो भी हम उत्पादन करते हैं उसका जब हम डिसीजन लेते हैं तो संक कॉस्ट को हम ध्यान में रखे बिना ही उसका डिसीजन लेते हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। संक का मतलब होता है डूबी हुई, यानी कि डूब चुकी होती है। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर आप पढ़ने के लिए जाते हो और वहाँ पर आप एक रूम को लेते हो, रूम जब आप लेते हो तो इसका क्या देते हो, आप रेंट देते हो।
जब आप इसका रेंट देते हो तो अब इस रूम में जब आप जाते हो तो रूम के अंदर जब आप जाते हो तो देखते हो कि रूम अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा है और आप इसके ऊपर क्या करवाते हो, पेंट करवा लेते हो। जब आप इस रूम के अंदर जब पेंट करवाते हो, जब आप इस रूम को छोड़ कर जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि इस पेंट के पैसे आपको मिलेंगे, नहीं ना। तो ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि डूब चुकी होती है, ठीक है। तो इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। अब देखिए, संक कॉस्ट आर पास्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट आर पार्शली और टोटली वो करें कि यानी कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा पाने अयोग्य, यानी कि दोबारा इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट। अब आगे चलते हैं, हम जो कॉस्ट थ्योरी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि द थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जब थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे शॉर्ट रन की बात, फिर हम बात करेंगे लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन में कॉस्ट के बारे में जानेंगे, फिर लॉन्ग रन में। जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और कुछ फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन की, तो यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों फैक्टर काम कर रहे होते हैं। जो भी आउटपुट जो इंक्रीज करता है वो वेरिएबल फैक्टर के कारण ही इंक्रीज करता है। तो शॉर्ट रन जो आउटपुट होता है इंक्रीज बाय वेरिएबल फैक्टर सच एज जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल्स, वाइल द क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर सच एज कैपिटल, प्लांट साइज, बिल्डिंग, ये क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ चेंज क्या हो सकता है, लेबर चेंज हो सकती है, रॉ मटेरियल चेंज हो सकता है, फ्यूल से के जो ईंधन है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो फिक्स फैक्टर जैसे कैपिटल हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग होगी, इनको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इतना समय नहीं है। और लॉन्ग रन में ये सारे के सारे फैक्टर क्या है, चेंज हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। जो शॉर्ट रन के अंदर जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट और एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर बनती है टोटल कॉस्ट। जो आपकी ये टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, ये जब आपका आउटपुट चेंज होता है तो लेकिन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। आउटपुट के घटने बढ़ने से, या जब आपका आउटपुट चाहे 0 हो चाहे मैक्सिमम हो, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं रेंट की, हम बात, ये शॉर्ट रन में होती है सिर्फ फिक्स कॉस्ट। रेंट की हम बात कर लेते हैं, वेजीज की, यानी कि जो भी परमानेंट जो वर्कर्स हैं उनके जो लाइसेंस फीस होती है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ये ऐसी कॉस्ट होती है जो आउटपुट के बढ़ने पर बढ़ती है, आउटपुट के घटने पर घटती है। और जब आपका आउटपुट 0 होता है, यानी कि जब आउटपुट जो 0 होता है तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसके जो टोटल फिक्स कॉस्ट है इसके अलग अलग नाम है। इसको ओवरहेड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, ओवरहेड कॉस्ट, इसके नाम से जानते हैं। दूसरी बात है, इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये लिखते रहना आप, ठीक है ना, क्योंकि मैं लिखूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है ये, जैसे कि हम वेरिएबल कॉस्ट को, इसके जो अलग अलग नाम हैं वो हैं, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। ये नाम याद करने हैं, आपने भूल मत जाना। तो इसके अंदर जैसे कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल हो गया, वेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स, एक्सपेंसेस होने, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे किस चीज़ में आ जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगे। तो आउटपुट के साथ ये चेंज होती है, ये ध्यान रखना। अब इन तीनों के एक बार डायग्राम देख लेते हैं। जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है ये होती है कॉन्स्टेंट, ऐसे होती है TFC। चाहे आपका आउटपुट जो है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, ये कांस्टेंट रहेगी। मान लेते हैं कि 10 है, चाहे आपका आउटपुट 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन ये फिक्स रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, ये आउटपुट के साथ क्या है, बढ़ती है, ठीक है ना। ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। जब आपका आउटपुट क्या है, 0 होता है, यहाँ पर हमने आउटपुट को लिया है
और यहाँ पर हमने कॉस्ट को लिया। ऐसे ही यहाँ पर आउटपुट है और यहाँ पर कॉस्ट है। देखिए तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये आउटपुट इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, जीरो कुछ भी हो, ये इतनी कॉस्ट आपने उठानी ही पड़ेगी। जैसे हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, जब मान लेते कि एक उत्पादन है तो ये कितनी है, 10 है, फिर 18 हो जाए, फिर 24 हो जाए, 28 हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को देखते रहना, क्या कि ये इसका डायग्राम ना कुछ ऐसा, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो हमारा आउटपुट इंक्रीज करता है, तो अगर हम टीपी की बात करें तो टीपी हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। जब हमारा आउटपुट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, तो ये इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि जब आउटपुट बढ़ती दर से बढ़ेगा, बढ़ते रिटर्न्स मिलेंगे तो लागत घटती रहेंगी। उसके बाद जब ये घटती दर से बढ़ने लगता तो ये बढ़ती दर से बढ़ने लगती है। जब ये डिक्रीज होने लगता है तो ये इंक्रीज होने लगती है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने ये दोनों डायग्राम देख लिए। अगर हम अब बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की, देखिए टोटल जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का किस तरीके से बनाओगे आप, इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दोगे कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट है और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, किसको, टोटल कॉस्ट को। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। अब देखिए ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने देख लिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। मैंने आपको बता दिया ना कि किस तरीका का बिहेवियर है, कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन ये आउटपुट जीरो होता तो ये भी जीरो हो जाएगी और आउटपुट के साथ ये बदलती रहेगी। और टीसी का क्या फार्मूला है, टीएफसी प्लस टीवीसी। अब आगे हम बात करते हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इन सब के बारे में। तो अब हम बात करते हैं जो टोटल कॉस्ट का, तो आपने फार्मूला देख लिया। टोटल कॉस्ट का क्या फार्मूला था कि टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर हम यहाँ से एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालें, एएफसी निकालें, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको क्यू से डिवाइड कर देंगे। और एबीसी निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर हम क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि एवरेज का क्या मतलब, पर यूनिट जो परिवर्तनशील लागतें, पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है, ये इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं खाली एवरेज कॉस्ट की, तो टीसी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। अब हम इसके एक रिलेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये थी आपकी एवरेज कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसी हो जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट अभी आपने देखी ना कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, ये इस तरीके से होगी। और ये क्या आपकी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो अब इसको एक डायग्राम से हम देख लेते हैं, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपने देख ली। तो सबको एक साथ हम अभी दिखा देते हैं कि किस किस तरीके से ये बनेंगी। जब हम बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, एएफसी प्लस एवीसी, तो ये दोनों बन जाती हैं इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और ये क्या थी आपके, टीएफसी डिवाइड बाय क्यू। ये एएफसी सॉरी एवी जो टीवीसी था ये टीएफसी डिवाइड बाय क्यू थी, ये टीवीसी डिवाइड बाय क्यू थी, तब एबीसी निकली है। और इन दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा, एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट किसके बराबर थी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। इसको आप इस तरीके से निकालोगे, या इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि टीएफसी डिवाइड बाय क्यू, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, टीवीसी डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को याद रखोगे। अब इसको एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम इनका किस तरीके से बनेगा। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है ना, इसका डायग्राम होता है इस तरीके का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का ये इस तरीके का।
एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है, जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी लागत जो है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो घटती जाती है। इसका क्या कारण है? ये कारण है, मान लेते हैं कि आप कहीं पर भी ट्यूशन पढ़ाते हो और आपने एक रूम ले लिया, और जो रूम है इसका किराया है मान लेते हैं कि 3,000 रुपये। अब आपके पास बच्चे आते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास बच्चे आते हैं 5, और पर बच्चे की जो फीस है वो है 200 रुपये। तो आप कितना प्राप्त कर पाते हो? सिर्फ 1,000 रुपये। 1,000 रुपये को देखते हुए आपको ये किराया बहुत ज़्यादा लगता है। यदि यहाँ पर आपके बच्चे हो जाएं 25, तो जब आप 25 की या मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके बच्चे हो जाएं 30, जब आप 30 की बात करोगे तो आपका कितना इनकम हो जाएगी? लगभग 6,000 के बराबर हो जाएगी। जब आपके पास 6,000 रुपये इनकम होगी, जैसे जैसे आपके पास बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी वैसे वैसे जो आपकी जो एक तरीके से जो इनकम जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे आपको ये किराया क्या लगना स्टार्ट हो गया? कम हो गया। इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी, डिक्लाइन करती रहेगी, या आपको ऐसा लगेगा कि जीरो तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जीरो नहीं होगी। जीरो को अप्रोच तो करेगी, जीरो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा लगेगा कि जीरो हो रही है लेकिन जीरो नहीं होती है, कॉन्टीन्यूअस डिक्रीज करती रहती है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपने देख लिया एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, ABC जो होती है ABC क्या थी है? TVC डिवाइड बाई Q, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये किस तरीके की होती है? ABC की बात करें, TVC तो आपने देखा था कि ये तो कैसी थी, ये इस तरीके की थी, ठीक है। लेकिन ABC जो होती है ऐसी होती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ये पहले घटती है, फिर ये मिनिमम हो जाती है, उसके बाद फिर ये बढ़ना स्टार्ट होती है। ये होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये होती है ABC। ये ध्यान रखिएगा। अब हम तीनों को क्या करते हैं, एक साथ एक बार ज्वाइंट करके देख लेते हैं कि कौन सा क्या है और कौन सा क्या नहीं है। जब हम बात करते हैं इन तीनों की, तो तीनों का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा कि ये एवरेज फिक्स कॉस्ट रहेगी, ये इस तरीके से, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट रहेगी AFC, ठीक है। और ये आपकी जो है ये आपकी रहेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये आपकी रहेगी एवरेज कॉस्ट। अब देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इन दोनों का जो गैप है ना, इन दोनों का गैप धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम हो रहा है। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज कॉस्ट का धीरे धीरे जो गैप हो क्या है? कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन होता जा रहा है। दूसरी बात देखिए, जो एवरेज कॉस्ट होती है, जो वर्टिकल समीशन होती है ABC और का AFC का, तो ये क्या होती है? वर्टिकल समीशन होती है किसका? ABC का और AFC का। और AFC कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन करते हैं जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है। यहाँ पर आउटपुट और यहाँ पर ये सारी की सारी कॉस्ट ली गई। तो सारे डायग्राम मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। इसके बाद किस चीज़ की बात करते हैं हम? मार्जिनल कॉस्ट की। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होती है चेंज इन TC डिवाइड बाय चेंज इन Q, या फिर क्या फॉर्मूला होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ N, यानी कि TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। और इसका जो डायग्राम होता है वो होता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट, जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी ना, ऐसे ही होगी। ऐसे ऐसे कॉस्ट क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी, फिर ये मिनिमम हो जाएगी, उसके बाद क्या फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये होती है मार्जिनल कॉस्ट। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन द एवरेज जो कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है, इनके रिलेशन बताओ। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ये बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए इसके रिलेशन के बारे में आपने बात करनी है। तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो है आपकी, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान से देखना। यहाँ पर आपने आउटपुट को लिया है
और यहाँ पर आपने ये जो भी कॉस्ट है मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट को लिया है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन एसी फॉल्स, जब एसी डिक्लाइन करती है, ठीक है, एसी फॉल करती है, तो आप देख रहे हो कि एमसी क्या होती है, उससे नीचे होती है। तो सिर्फ आप इसको इतना ही डिफाइन करोगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वो क्या होती है, लेस देन होती है, और एवरेज कॉस्ट उससे ज़्यादा होती है। इसका मिनिमम पॉइंट इसके मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ये पहले मिनिमम होती है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। उसके बाद देखिए, अगर आप इस पॉइंट, ये कोई भी एल पॉइंट है, अगर इसके बाद की आप बात करते हो, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर इसके बाद यदि ये कोई एल पॉइंट है, अगर इसके बाद ऊपर की बात करते हो, इससे ऊपर की बात, तो आप देख रहे हो कि मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है ना। तो आप बताओगे एसी जब राइज करता है, एसी से आप डिफाइन करोगे कि एसी जब डिक्लाइन करती है तो एमसी कम होती है, एसी ज़्यादा होती है। जब एसी इंक्रीज करती है तो एमसी ज़्यादा हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, एवरेज कॉस्ट उसके से कम हो जाती है। लेकिन एल पॉइंट आपको डिफाइन करना कि व्हेन एसी इज़ कांस्टेंट, जब एसी क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है, तो उस टाइम पर एमसी और एसी एक दूसरे के, यानी कि एमसी कराओ एसी कराओ के मिनिमम पॉइंट पर कट करता है, और एमसी और एसी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या बताओ कि एसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी है, और एसी क्या है, इस पॉइंट पर मिनिमम है, यानी कि जितना कॉस्ट कम होनी थी हो चुकी है। इसके बाद यदि उत्पादन बढ़ेगा तो लागत बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। ये थी शॉर्ट रन कॉस्ट, और रिलेशन मैंने आपको बता दिया, एएफसी कैसी होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, थ्योरी ऑफ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो वेरिएबल यानी कि लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जो फिक्स फैक्टर थे, कैपिटल, प्लांट साइज, सबको क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। लॉन्ग रन जो रिप्रेजेंट ए प्लानिंग होरिजन बिकॉज इन इट द फॉर्म्स प्लान इन ए साइज ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, अपना प्लान कर सकती है वो, कितना साइज उसको प्लांट का लेकर चलना है। बिफोर एन इन्वेस्टमेंट इज मेड ए फर्म इन ए लॉन्ग रन सिचुएशन ही चूज अमंग द पॉसिबल साइज प्लांट इन विच टू इन्वेस्ट, इनकी कौन से प्लांट में वो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ आपने ये देखना है कि लॉन्ग रन के अंदर सारी बातें कुछ याद नहीं रखनी, सिर्फ आपने ये बातें याद रखनी है कि जब लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं तो जो फिक्स फैक्टर थे वो भी क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। और वेरिएबल तो क्या थे, वेरिएबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट होती है, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। LAC जो है इज़ द लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को यदि हम क्यू से डिवाइड कर दें तो क्या निकल कर आएगी, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। देखिए यहाँ पर जो अपने शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व देखिए, लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस, शॉर्ट रन में क्या था, वो बिल्कुल ऐसे बाउल टाइप के थे, यहाँ पर थोड़ा सा कैसे हो जाएंगे, ऐसे फ्लैट टाइप के हो जाएंगे। एक तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखिए। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, यहाँ पर आप डायग्राम बनाओगे इस तरीके से, ये आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोलोगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यहाँ पर ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो, ये इस तरीके से कुछ। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा मैंने ठीक कर लेना आप इसको। अगर हम इनको इस तरीके से लेकर आए, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये सारे के सारे जो ये है ना, ये सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करा, और ये जो इनको जोड़कर बनाया है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कराओ। ये क्या दिखाता है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कराओ कहाँ पर मिनिमम है ये, तो इस फॉर्म को कौन सा प्लांट यूज करना चाहिए, इस प्लांट का, ये ऑप्टिमम आउटपुट होगा इसका। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कराओ को यदि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर
तो उसके गिरते हुए भाग को ये टच करती है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो इसके बढ़ते हुए भाग को, यानी कि मिनिमम पॉइंट को नहीं है, इसके बढ़ते हुए भाग को टच करेगी। ठीक है ना, ये इस तरफ आपने ध्यान करना। ये आपके लॉन्ग रन क्या हो जाएंगे, एक तरीके से कोस्ट करा हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है कि शॉर्ट रन में तो क्या होती है, फिक्स और वेरिएबल होती है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होती है, सारी की सारी वेरिएबल हो जाती हैं। अब इसके बाद इसमें दो थ्योरी इसमें है, एक तो है क्लासिकल थ्योरी, सॉरी ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरावादी या ट्रेडिशन आप इसको जिसको बोल सकते हो। ट्रेडिशनल थ्योरी, एक है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है इसका मतलब है कि जो हमारे कोस्ट करा होते हैं वो यू शेप के होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारे कोस्ट करा होते हैं वो या तो वो थोड़ा सा एल शेप के होते हैं, इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या बताते हैं कि पहले आउटपुट जब इंक्रीज करता है तो कॉस्ट घटती है, फिर वो मिनिमम होती है, फिर वो बढ़ती है। ये आपको ये बताते हैं कि आउटपुट इंक्रीज करेगा, देन कॉस्ट डिक्रीज करेगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद बढ़ेगी नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर घटते हुए प्रतिफल इस फर्म को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर घटते हुए प्रतिफल नहीं मिलते, इनकी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल नहीं मिलते। जब उत्पादन बढ़ता है तो मैनेजमेंट जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, लेकिन स्केल के बढ़ने के कारण एवरेज कॉस्ट घटती रहती है। मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज तो होती है, ठीक है ना, यानी कि रख रखाव की जो लागतें हैं वो तो बढ़ जाती हैं, लेकिन दूसरी साइड से जो और तरीके की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो एक साइड से थोड़ी सी अगर लागत बढ़ भी गई तो दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा कॉस्ट घट रही है, तो वो आपको यहाँ पर घटते रिटर्न्स नहीं मिलने देंगी। ठीक है, तो आप ये देखोगे। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका कि बचते होती है, एक इकोनॉमिक्स होती है, डिस इकोनॉमिक्स होती हैं, ये भी ध्यान रखिए। एक होती है बचते, एक होती है अबचते। ठीक है, जिस बचतों को हम बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स, और दूसरी जो होती है वो होती है डिस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बचत हो रही है आपको उत्पादन करने में। ये होती है इंटरनल इकोनॉमिक्स, यानी कि जब एक फर्म अपने इंटरनल सुधार करती है तो सिर्फ ये फर्म से रिलेटेड, यानी कि उसी फर्म को मिलेंगी। और यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट होती है वो लगातार गिर रही होती है। बचतों में उल्टा कर लो, ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होती है, पूरे इंडस्ट्री को मिलती है। सॉरी, दोबारा देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ कर दी, दोबारा बताती हूँ। ये इकोनॉमिक्स है, ये डिस इकोनॉमिक्स है। डिस, एक सेकंड, क्या होगा, बचते और अबचते। ठीक है, ये बचत है। दो तरीके की बचतें होती हैं, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है फर्म स्पेसिफिक होते हैं, और ये होते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक। जब इसके अंदर क्या है, जब एक फर्म अपने इंटरनल कोई भी अपने फर्म अपने अंदर जो सुधार करती है तो उसी को बेनिफिट होगा। इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि बाहर से यदि वर्कर ने ट्रेनिंग मिल गई, मान लेते कि अगर एक पूरी अगर कहीं से ट्रेनिंग मिली हुई है तो पूरी इंडस्ट्री को वो फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बचतों की, तो इसका मतलब होता है एवरेज कॉस्ट लगातार गिर रही होती है। यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, एक इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, इन चीज़ों के बारे में देखोगे, और एक इस चीज़ के बारे में देखोगे। देखिए, अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में, यानी कि जो फॉर्म्स हैं मार्केट के, इनके मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। मार्केट की जो फॉर्म्स है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है। परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ेंगे हम। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है, डिओपोली होता है। और
आगे इसको अब हम देखते हैं। एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ना, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी आप सभी जानते हो। क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती हैं वो क्या होती है, वहाँ पर ही पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जब परफेक्ट कंपटीशन को आप देखते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में तो आप होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात करते हो, तो यहाँ पर तो परफेक्ट ही सब्स्टिट्यूट है, तो इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। दूसरा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ये तो आप देखते हो ना वहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर हाई होती है। मोनोपोली में वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता, इसलिए क्या होती है, जीरो होती है। तो इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे आप लिखोगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आप देखोगे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में उससे कम होती है, और जो मोनोपोली होती है उसमें सबसे कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, ये मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सबसे पहले देखिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, कि लार्ज नंबर से ऑफ बायर्स, यानी कि लार्ज नंबर, बड़े नंबर पर क्या होते हैं, यहाँ पर बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं। बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप देखोगे से जो फर्मों का जो साइज़ होता है ना, यहाँ पर वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। जो सप्लाई है उसको जो प्रभावित नहीं कर पाते, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखोगे। तो आप क्या समझे यहाँ से, मैंने आपको बताया कि जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। तो जो बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, जो ये लार्ज नंबर जो सेलर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरीके से ये सप्लाई को प्रभावित नहीं कर पाते। इनका जो साइज होता है जो स्मॉल होता है, जब सप्लाई में चेंज नहीं होगा तो प्राइस को प्रभावित ये नहीं कर पाएंगे, फर्म की हम बात करें। दूसरा देखिए, जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। दूसरी अजम्पशन इसकी क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस यानी कि समान है, एक जैसा। जब आप देख रहे हो कि एक जैसा प्रोडक्ट है, एक जैसा, कि ना तो वो पैकिंग में किसी प्रकार की जो पैकिंग है ना तो वो अलग है, यानी कि आइडेंटिकल तो उसकी पैकिंग है, शेप, कलर सब कुछ एक जैसा है, और यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स किया जा सकता है। क्रॉस इलास्टिसिटी आपने देख लिया कि इन्फिनिटी होगी, तो यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है। तो उसकी ये मैंने आपकी बता दी कि इसमें क्या क्या होगा, कि ना सेलिंग ना एडवर्टाइजमेंट आपको करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है, इन केस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है, ना तो यहाँ पर ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, ना पेटेंट्स, ना स्पेशल ब्रांड लेबल्स, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। उसके बाद है कि यहाँ पर जो है परफेक्ट नॉलेज है, जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, दोनों को क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। उसके बाद देखिए, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। फ्री एंट्री यानी कि आराम से वो फ्रीली आ सकते हैं और फ्रीली वो एग्जिट कर सकते हैं। देयर इज फ्रीडम एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स ओनली इन लॉन्ग रन, ठीक है ना, लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में फर्म क्या होती है, कैन नाइदर चेंज द साइज ऑफ देयर प्लांट्स, यानी कि शॉर्ट रन में जो फर्म होती है वो अपने प्लांट का साइज जो है चेंज नहीं कर सकती, और ना ही जो नई फर्में हैं वो एंटर और एग्जिस्ट, नॉर न्यू फर्म्स कैन एंटर और एग्जिस्ट इन द मतलब एग्जिस्ट और एंट्री क्या है,
सिर्फ जो फ्रीडम एंट्री और एग्जिस्ट है वो लॉन्ग रन में ही रहेगी, शॉर्ट रन में क्या है चेंज नहीं होती है। उसके बाद देखिए परफेक्ट मोबिलिटी होती है। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हो, तो परफेक्ट मोबिलिटी का ये मतलब है। उसके बाद देखिए कि जो नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाता है। ये मैनुअली मैं आपको बोलकर ही बता रही हूँ, वर्बली आप इनको लिखते चलिएगा कि ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, जो यातायात की लागत होती है वो नहीं होती, ना ही यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट होती है। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होता, क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। फर्म्स आर प्राइस टेकर नोट ए मेकर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फर्म्स होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है, फर्म्स मेकर नहीं होती। इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। अब इस डायग्राम को यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जो इंडस्ट्री होता है वो क्या होता है? प्राइस को डिसाइड करने वाला होता है। ये होती है सप्लाई, ये होती है डिमांड। ये इंडस्ट्री की हम बात करें, ये इंडस्ट्री है, इसने ये प्राइस डिसाइड कर दी डिमांड और सप्लाई के आधार पर। यहाँ पर है क्वांटिटी, यहाँ पर है प्राइस। इन्हीं दिए हुए प्राइस को जो फर्म है वो लेकर चलने वाली है। एक तो क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है कि जो डिमांड करव होता है जो फर्म का, वो क्या होता है? एआर ही डिमांड करव होता है ना। इसके एआर और एमआर क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए एक तो ये पूछा गया कि जो फर्म का डिमांड करव होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है? आप बताओगे फर्म का तो होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन इंडस्ट्री क्या क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप होता है इंडस्ट्री का, जो क्या होता है? डिमांड करव होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम की। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। जब हम बात करेंगे तो एक तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होगा और एक होगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। शॉर्ट रन अल्पकाल में, और एक बात करेंगे लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन के अंदर आप देखोगे कि फर्म तीनों चीज़ प्राप्त कर सकती है। उसको क्या हो सकता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, जिसको इकोनॉमिक प्रॉफिट के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको हो सकता है, उसको मिनिमम लॉस भी हो सकता है, और उसको क्या हो सकता है? नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगी। किसकी बात करें? परफेक्ट कंपटीशन की, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं, एक तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम की बात कर ली। इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फर्स्ट क्या कंडीशन है कि MC MR के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वहीं से आउटपुट का डिसीजन होगा। दूसरी बात क्या कि MC कर्व जो है MR को नीचे से काटे, ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी आप मार्केट पढ़ोगे सब में ये कंडीशन तो सेम ही रहेगी कि MC इक्वल टू MR और MC कर्व MR को नीचे से कट करे। MC कट MR फ्रॉम बिलो। तो ये दो कंडीशन है उसके इक्विलिब्रियम की। तो देखिए इक्विलिब्रियम का डायग्राम में हम देख लेते हैं डायग्राम में कि ये हमारी AR है या फिर P है, ठीक है, ये हमारी MC है, और AR इक्वल टू क्या होती है? MR ही होती है ना, और AR को क्या बोलते हैं? प्राइस भी बोलते हैं। तो MC इक्वल टू MR, ये पॉइंट E पॉइंट है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जहाँ पर MC और MR एक दूसरे के बराबर हैं, और MC MR को कट भी कर रहा है, कहाँ से? नीचे से। तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है दो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन में हमने एक तो ये कंडीशन है, कंडीशन तो कोई भी रन हो, चाहे शॉर्ट रन है चाहे लॉन्ग रन, कंडीशन यही रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में क्या रहेगा, किस तरीके से डायग्राम होगा। ये देखिए, ये आपकी AR है, ठीक है, AR और MR दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। जो मार्जिनल कॉस्ट है ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। देखिए जहाँ पर MC और MR एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पर आउटपुट का डिसीजन हो रहा है, और ये प्राइस है। और लागत, ये जहाँ पर इस लाइन को ये क्या करता है, ये लाइन जो कट करती है इसको यहाँ ऐसे ले आओगे, ये कॉस्ट आई है। देखिए कॉस्ट आई आपकी OC, यानी कि कॉस्ट हमारी आई कितनी? OC। प्राइस हम कितने ले रहे हैं? हम ले रहे हैं यहाँ पर OP। तो अगर OP में से हम माइनस करें OC, तो PC के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? या PC यहाँ पर E ले लो,
एन ले लो, तो ये PCNE ये सारा का सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम मिनिमम लॉस की। मिनिमम लॉस तो इसका मतलब क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एक और चीज़ ध्यान रखना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हुआ कि आपकी एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन थी एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट की या मिनिमम लॉस की हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो लॉस यहाँ पर जो फर्म उठाएगी वो सिर्फ किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो इसके अंदर जो क्या होगा मिनिमम, तो इसका मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट लेस देन एवरेज रेवेन्यू कम होगी और एवरेज कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको इस तरीके से हम, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। अब देखिए ये आपका AR इक्वल टू MR है, ये AR है, ये MR है और ये आपका MC है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये अब एवरेज कॉस्ट इससे ऊपर चली गई। देखिए MC और MR एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर हैं, प्राइस का डिसीजन ये हुआ, आउटपुट का ये हुआ, लेकिन एवरेज कॉस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कॉस्ट कितनी आई, OC आई, लेकिन प्राइस कितने हैं, OP हैं, तो OC क्या है, ज़्यादा है, और ये जो है ना आपका मिनिमम लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस आपके कम है और लागत आपकी ज़्यादा। तो ये मिनिमम जो लॉस हुआ है वो आपको किस चीज़ का लॉस हुआ है, एक तरीके से जो फिक्स कॉस्ट का घाटा आपको यहाँ पर उठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में जो नॉर्मल प्रॉफिट है, शॉर्ट रन में तो तीनों ही मिलेंगे, मिनिमम लॉस हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में दीर्घ काल में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सिर्फ क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ये आपकी AR और MR एक दूसरे के बराबर हैं, वही आउटपुट है। यहाँ पर एक तरीके से आय और कॉस्ट दोनों ली गई हैं, यानी कि कॉस्ट है और रेवेन्यू है, यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि ये तो आय है ना और ये लागत है। अब देखिए वही कंडीशन है कि MC इसको नीचे से कट करे और एवरेज कॉस्ट सिर्फ आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट इसको मिनिमम पॉइंट पर ये कट कर रही है एवरेज कॉस्ट के। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका ये, जहाँ पर MC और MR एक दूसरे के बराबर है। MC कट्स फ्रॉम क्या है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि MC MR को नीचे से कट कर रहा है। अंडर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म्स नाइदर गेन हो रही है, यानी कि ना तो उसको लॉस हो रहा है ना उसको प्रॉफिट हो रहा है। एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं शट डाउन पॉइंट्स की, यानी कि शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होगा। शट डाउन पॉइंट जो है उसका जो डिसीजन है फर्म कहाँ पर, जब तक फर्म क्या है उत्पादन करती रहेगी, जब तक उसको क्या मिलता रहेगा, मिनिमम जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। यदि एक फर्म को वेरिएबल कॉस्ट भी मिलती रहे तब तक क्या करेगी, वो उत्पादन को जारी रखेगी। जब उसका उत्पादन क्या हो जाएगा, जब उसको वेरिएबल कॉस्ट भी मिलना बंद हो जाएंगी तो वो उत्पादन को क्या कर देगी, बंद कर देगी। इसको डायग्राम में हम देख लेते हैं। देखिए ये एवरेज रेवेन्यू है, ये MR है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेकेंड दोबारा बनाते हैं कि ये आपकी AR है, ठीक है, ये जिसको हम P भी बोलते हैं, और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये प्राइस है कोई P, और एक बार मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आपकी प्राइस P1, ये आपकी दिखा रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। यहाँ पर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर क्या है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। देखिए जब तक फर्म को ये लागत मिलती रहेगी, ठीक है ना, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर उसकी कवर होती रहेगी तो तब तक क्या करेगी, वो उत्पादन जारी रखेगी। यदि उसको इससे भी नीचे प्राइस मिले तो क्या कर देगी, उत्पादन को बंद कर देगी, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये शट डाउन पॉइंट क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि AR इक्वल टू AR जहाँ पर मिनिमम क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल रही है, या फिर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल
वेरिएबल कोस्ट, या फिर MC इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कोस्ट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एक ही फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता ही दिया है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का हमने क्या है डायग्राम भी बना लिया है। उसके बाद देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या मिलेगा, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक इक्वेशन आप उसको ध्यान रखोगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या इक्वेशन है कि यहाँ पर प्राइस जो होता है ना, प्राइस क्या होता है AR, वो किसके बराबर होता है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होती है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होती है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होती है, MR के। MR किसके बराबर होती है, मिनिमम जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसका एक डायग्राम बनता है। डायग्राम बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो लॉन्ग रन के अंदर आपने देख लिया कि क्या क्या होगा, कि सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। अब आगे देखिए कि जो सप्लाई कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो कौन सा होता है। ये जो आपका प्राइस होता है P1, ये आपका है P, ये आपका MC है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। और यहाँ पर अभी आपने देखा था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये ABC है, और ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। ये जो ABC से ऊपर का हिस्सा जो होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से ऊपर का जो हिस्सा होता है मार्जिनल कॉस्ट का, ये सप्लाई कर्व कहलाता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे सप्लाई कर्व क्या होता है, द राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कर्व, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लाई कर्व होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट अगर इंडस्ट्री है तो उसका सप्लाई कर्व कैसे होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, तो उसका सप्लाई कर्व होता है पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ती लागतें घटते प्रतिफल। इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग प्रॉफिट, ठीक है ना, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स आप ये बोल सकते हो। तो सप्लाई कर्व होगा पॉजिटिव। जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे वैसे वैसे इस इंडस्ट्री की लागत जो हो वो बढ़ती चली जाएगी, ये बताता है। दूसरी बात है, दूसरा होता है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। जो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और जहाँ पर जो सप्लाई करा हो वो कैसा हो जाएगा, OX के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सप्लाई कराओ डाउनवर्ड स्लोप होगा। इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।